अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं हीरा जावेद। बट हेडलाइंस आप जान चुके। प्राइम टाइम बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, शौकत तरीन का मुस्तकिल मुशीर या मौमन खसूसी खजाना बनाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक शौकत तरीन हुकूमती मौशी टीम के अहम इजलासों में भी शरीक होते हैं। शौकत तरीन को सेनेट का इलेक्शन लड़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। शौकत तरीन पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजीर खजाना रह चुके हैं। शौकत तरीन की तैनाती का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। शौकत तरीन की तैनाती का हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। शौकत तरीन का मुस्तकिल मुशीर या मुआवने खसूसी खजाना बनाए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक शौकत तरीन हुकूमती मुआशी टीम के अहम इजलासों में भी शरीक होते हैं। शौकत तरीन को सेनेट का इलेक्शन लड़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। शौकत तरीन पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजीर खजाना रह चुके हैं। कोरोना का फैलाव, वजीर आजम इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का वीडियो लिंक इजलास, स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। वजीर आला सिंध ने 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी। मुकम्मल लॉकडाउन से दिहाड़ीदार मुतासिर होंगे। SOPs पर अमल कराया जाए। SOPs पर अमल कराया जाए। आपको बताएं कि कोरोना का फैलाव, वजीर आजम इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला किया गया। वजीर आला सिंध ने 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी। मुकम्मल लॉकडाउन से दिहाड़ीदार मुतासिर होंगे। SOPs पर अमल कराया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल 1 रुपये 55 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये लीटर सस्ता कर दिया गया है। मिट्टी का तेल 1 रुपये 55 पैसे, लाइट डीजल 1 रुपये 56 पैसे फी लीटर सस्ता। ओगरा ने LPG 14 रुपये फी किलोग्राम सस्ती कर दी। LPG की अप्रैल के लिए कीमत 145 रुपये 64 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इजहार खान न्याजी। इजहार खान न्याजी, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपये 55 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिए गए, जबकि डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। मिट्टी का तेल 1 रुपये 55 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 56 पैसे फी लीटर कमी की गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का एलामिया जारी किया है। एलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। दूसरी जानब LPG की कीमतों में 14 रुपये फी किलो कमी की गई है। माह अप्रैल 2021 के लिए LPG की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। LPG 14 रुपये फी किलो, घरेलू सिलेंडर 166 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 640 रुपये कमी के बाद माह अप्रैल के लिए नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। जी नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। बहुत शुक्रिया इजहार खान न्याजी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारत से चीनी सूती धागा और कपास दरामद करने का फैसला। ECC ने गंदम की कीमत 1800 रखने की मंजूरी दे दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वजीर खजाना हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्टेट बैंक को गिरवी रखने का तासुर दुरुस्त नहीं। हमारी करेंसी आज अपने जोर पर खड़ी है, इसमें डॉलर नहीं झोंक रहे। हम दिन रात मेहनत करके इन कीमतों के ऊपर काबू भी पाएंगे और जहां जहां पे हुकूमत का और सूबाई हुकूमतों का इंटरवेंशन चाहिए, वहां पे एक ऐसे तरीके के साथ कोऑर्डिनेशंस करके हम इंशाल्लाह ताला ये काम करेंगे। आज के हवाले से मैं आपको कुछ फैसले बताना चाहता हूं जो हमने फौरी तौर पे किए हैं। सबसे पहले तो $2.5 अरब का हमने जो बॉन्ड रेज किया था, उसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है। इस $2.5 अरब के बॉन्ड के अगेंस्ट जो हमें बिड्स आई वो $5 अरब से ज़्यादा की थी, यानी 100% से ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन थी और इसकी हमें कंपेटिटिव प्राइसिंग भी मिली। इसी दिन जो दूसरे ममालिक भी बॉन्ड फ्लोट कर रहे थे, उनसे हमें बेहतर कीमतें मिली। ECC का पहला इजलास था जिसको मैंने चेयर किया, उसके अंदर भी हमने कुछ फैसले किए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के मुशावरत के बाद
ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کریں گے. پیٹرول کی قیمت میں 1.5 روپے لیٹر کمی اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے لیٹر کمی جو ہے ہم کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت کچھ بین الاقوامی منڈی میں ہمارے پاس گنجائش نکلی ہے کہ ہم یہ قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں. ای سی سی میں ہم نے گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ 1800 روپے پہ فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف ہے. اس کے علاوہ ہماری جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی, لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے امپورٹ ممکن نہیں ہے. دوسری جانب لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے چھید والی کشتی تیرتی رہے. حکومت نے آئین اور پارلیمنٹ کے مفادات سے کھیلنا شروع کر دیا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا وزیر اعظم کی نااہلی نے پاکستان کو برائے فروخت پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنے کا مقصد پاکستان کے خود مختاری کو سودا کرنا ہے. اسٹیٹ بینک پارلیمان کو نہیں بین الاقوامی اداروں کو جواب دہ ہوگا. ناکام معاشی پالیسیوں نے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی نااہلی, ناتجربہ کاری اور ناکامیوں نے پاکستان کو سیل آؤٹ کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. پاکستان کے یہ حکومت قومی مفادات برائے فروخت لگا چکی ہے. $500 ملین کی قسط لینے کے لیے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کو داؤ پہ لگایا جا چکا ہے. اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی قومی مالیاتی خود مختاری کا سودا کیا جا رہا ہے. پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو ہماری معیشت کا رکھوالا ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوگا, وہ بین الاقوامی اداروں کو جواب دہ ہوگا. اس کے گورنر اور عہدیدار کسی قومی ادارے کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گے. اس کا مینڈیٹ پاکستان کی معیشت کا گروتھ نہیں ہوگی, جو کہ کسی بھی سینٹرل بینک کے لیے بنیادی فنکشن ہے. اسی طرح آئی ایم ایف کے کہنے پر اس حکومت نے 700 ارب روپے کے ٹیکسز آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیے ہیں. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ چینی سکینڈل میں تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے پر مقدمہ درج کر لیا گیا. ایف آئی اے جہانگیر ترین اور علی ترین پر پہلے بھی مقدمہ درج کر چکا ہے. ایف آئی اے نے 3.25 ارب روپے کے مالیاتی فراڈ پر جہانگیر ترین اور ان کی فیملی کے افراد پر مقدمہ درج کر دیا. جہانگیر ترین نے اپنے داماد کی کاغذ بنانے والی بند فیکٹری میں JDW کمپنی سے 3.25 ارب منتقل کیے. بند فیکٹری میں منتقل ہونے والی رقم بعد ازاں فیملی ممبران کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی. ایف آئی اے نے جہانگیر ترین کے رائٹ ہینڈ سابق سیکرٹری زراعت رانا نسیم کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا. رانا نسیم گنے کی خریداری میں غبن کرتا تھا. رانا نسیم بطور چیف فائنینشیل آفیسر جہانگیر ترین کی کمپنی میں کام کر رہا تھا. دوسری جانب جہانگیر ترین نے ایف آئی اے کے الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیا ہے. جہانگیر ترین نے ایک بیان میں کہا کہ ان پر اور ان کے بچوں پر غلط مقدمات درج کیے گئے ہیں. بیرون ملک منتقل کی جانے والی رقم پر ٹیکس ادا کیا گیا. ایف آئی اے کو تمام ریکارڈ مہیا کر چکا ہوں. تمام رقم بینکوں کے ذریعے منتقل کی گئی ہے. نجی آڈٹ فرم میری کمپنیوں کے اکاؤنٹس کو درست قرار دے چکی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یوکرین کے سفیر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور, سیکیورٹی صورتحال سمیت دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی. ISPR کے مطابق پاکستان یوکرین کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے. یوکرین کے سفیر کی افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف.
वुज़रा की तब्दीली से क्या मुल्क के हालात बदल जाएंगे? सिंध के वजीर सईद गनी ने वफाकी हुकूमत से सवाल कर दिया। कहते हैं 6 माह पहले हफीज शेख को एडवाइजर से वजीर बना दिया गया। क्या पहले महंगाई नहीं थी? हफीज शेख को हटाने की बुनियाद महंगाई नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लिए पीपल्स पार्टी के सेनेट में 21 अरकान हैं। 2 अवामी नेशनल पार्टी के थे, 1 जमात इस्लामी और 2 फाटा अरकान गिलानी के साथ थे। उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने कहा नहीं, हफीज शेख साहब तो बहुत अजीम इंसान है, उन्होंने तो बहुत ही एक बुरी मैशत को जो है वो सहारा दिया और ये किया वो किया। फिर आप देखें कि इस नैरेटिव को पीटीआई के तमाम जो भोंपू तर्जुमान हैं उन्होंने आगे बढ़ाया कि जी बहुत अजीम आदमी है हफीज शेख, आप क्यों ये कह रहे हैं महंगाई की वजह से उनको नहीं हटाया गया। अब मजे की बात यह है कि अगर तो महंगाई 3 मार्च के बाद हुई है, जब हफीज शेख हारे थे सेनेट का इलेक्शन, तो फिर तो समझ में आती है बात कि उसके बाद महंगाई बढ़ी तो वज़ीर आज़म ने कहा भाई तुम निकलो। लेकिन महंगाई तो जब से ये पीटीआई की मनूस हुकूमत इस मुल्क में आई है तब से इस मुल्क के लोगों के ऊपर महंगाई का अजाब है। चीनी की कीमतें, गंदम की कीमतें, दवाइयों की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, जो चीज़ उठा के देखें आप उसकी कीमत बहुत बड़ी है। वज़ीर आज़म साहब ने हफीज शेख को हटाया है और इसलिए हटाया पहले कि महंगाई की वजह से, फिर इसलिए हटाया कि अजीम आदमी है, उसने एक डूबती हुई मईशत को सहारा दिया था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। तो इस हुकूमत ने इस अजीम हफीज शेख को एडवाइजर से मिनिस्टर बना दिया। एक आइन के अंदर प्रोविजन है कि 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है, तो उसको वजीर बना दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरियम नवाज की तबीयत खराब होने पर शरीफ खानदान के जाती चीफ मॉलिज डॉक्टर अदनान लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर डॉक्टर अदनान मरियम नवाज का चेकअप करेंगे। मरियम नवाज के टेस्ट की रिपोर्ट्स के बाद आइंदा के इलाज का तरीका वज़ा किया जाएगा। लीगी रहनुमा का गला 1 हफ्ते से खराब था, उनका कोरोना वायरस का टेस्ट भी करवाया गया था जिसकी रिपोर्ट मनफी आई थी। मरियम नवाज 3 रोज से तमाम सियासी सरगर्मियां खत्म करके रायबेंड में आराम कर रही हैं। उधर सेहत के शोबे में इनकलाब लाना अव्वलीन तरजीह है। साबिक अदवार में हेल्थ का शोबा तरजीहात में नहीं रहा। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, मुस्लिम लीग नून 40 साल में अच्छा अस्पताल तक ना बना सकी। चंद डॉक्टर्स डाकू का रूप धार चुके हैं, हमने इन डॉक्टर्स को मसीहाई की तरफ वापस लाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की विजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हेल्थ केयर सेक्टर में जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए ना सिर्फ दिन रात कोशिश हैं, बल्कि जो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे बड़ा बैरियर और चैलेंज था वो बढ़ती हुई आबादी के अंदर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल्स का फुकदान था। क्योंकि जितनी तेज़ी से हमारी पर कह लें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी वो बढ़ती रही, उसके पैरेलल हेल्थ केयर स्ट्रक्चर की सहूलियात ना बढ़ती रही। साबका हुकूमतों के अदवार में हेल्थ कभी भी प्रायोरिटी ना रहा, उनकी तरजीहात से हेल्थ का शोबा उजल रहा और वहाँ मेगा वो प्रोजेक्ट जहाँ पे किकबैक्स और कमीशन आसानी से दस्तयाब थी उन पे उनकी तवज्जो मरकूज रही। और यही वो वजह है कि हमारे सियासी मुखालफिन 35 से 40 साल तक इक़्तिदार में रहने के बावजूद लाहौर को कोई एक भी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल इक्विप्ड एंड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड हॉस्पिटल ना दे सके और ओवरऑल पंजाब भर में हॉस्पिटल्स का जो लोड था उसको डिवाइड करने के लिए कोई प्रॉपर कम्प्रीहेंसिव हेल्थ पॉलिसी।
शहबाज गिल कहते हैं मरियम सफदर दोबारा साइलेंट मोड पर हैं, किसी भी नेटवर्क के कोई सिग्नल नहीं आ रहे। शहबाज गिल ने अपने बयान में कहा, मरियम सफदर ने दोबारा खामोशी इख्तियार कर ली है। उनकी तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए लंदन जाना चाहती है, मगर जवाब एक ही है, लूटा हुआ माल वापस करें, उसके बाद जहां जाना है जाएं, किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। अब आपको बताएं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इंसदाद कोरोना के लिए वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन का पहला मरहला हेल्थ वर्कर से शुरू किया गया था। मुल्क में अब तक कोरोना वैक्सीन की 8 लाख डोजेस इस्तेमाल में लाई जा चुकी हैं। केन साइनो वैक्सीन पाकिस्तान ने खरीदी है। अप्रैल, मई और जून में वैक्सीन की मजीद खरीदारी की जाएगी। परचेज़ शुदा वैक्सीन है, यानी जिसके लिए हमने ख़रीदारी की है, जिसको हमने ख़रीदा है, उसकी पहली खेप जो है वो आपके सामने है। इसमें आज जो 2 मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन पिछले चंद घंटों में कह सकते हैं आई हैं। एक है कैंसाइनो, इसकी 60,000 डोजेज़ हैं और इसकी दीगर और बहुत आएंगी, लेकिन इसकी जो अहमियत है कैंसाइनो की वो ये कि इसके जो ट्रायल थे, इसके जो क्लिनिकल ट्रायल थे वो पाकिस्तान में किए गए और वो बहुत अहम ट्रायल थे। उन्हीं के जो अदाद शुमार हैं उसकी बेसिस के ऊपर इसकी रजिस्ट्रेशन हुई, तो इसकी आमद यहाँ हमारे लिए खुशाइंद है और आइंदा इसकी लाखों में, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा तादाद में, मिलियंस में इसकी परचेज़ जो है वो इन प्रोसेस है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों में आप इसकी मज़ीद डोजेज़ आते देखेंगे जो पाकिस्तान ख़रीद रहा है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि एक दूसरी चाइनीज़ वैक्सीन है जिसको साइनोफार्म बोलते हैं। वो वैक्सीन वो है जिससे कि हमने अपनी वैक्सीनेशन का आगाज़ किया था। उसकी भी आज एक खेप पहुंची है। इसमें 5 लाख डोजेज़ हैं और कल मुतवक्के है 5 लाख और साइनोफार्म की हासिल हो जाएंगी। आधी आ गई हैं आज और आधी कल आ जाएंगी। और ये भी जैसे मैंने बताया कि परचेज़ की गई हैं, ख़रीदी गई हैं और आइंदा आने वाले महीने में, अप्रैल में और इसके बाद मई में और जून में मिलियंस ऑफ डोजेज़ जो हैं उनके ऑर्डर्स जो हैं वो फाइनलाइज़ किए जा रहे हैं और जूं जूं ये आती जाएंगी तो हमारा जो वैक्सीनेशन का अमल और मरहला है। हुकूमत ने मसाजिद बंद ना करने का ऐलान कर दिया। SOPs पर अमल करते हुए मसाजिद खुली रहेंगी। रमजानुल मुबारक में तरावी भी होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ताहिरुल अशरफी ने कहा कि उलमा ने फतवा दिया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की बातें जहालत है। जिसने एक इंसानियत को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करें। ये जो मास्क है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप रुमाल ले लें। जो तिब्बी ये तीसरी लहर बड़ी खौफनाक और खाली पाकिस्तान में नहीं है। ये जो कुछ लोग कहते हैं कि इसका प्रोपेगेंडा करते हैं कि इसका मकसद रमजान को या खुदा ना खास, भाई हमने तो पिछले साल भी मसाजिद को खुला रखा। हमने तो पिछले साल भी हमारी मस्जिदों में तरावी हुई, हमारी मस्जिदों में जो है वो ईद हुई, इस साल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। और इस मामले में वजारत मजहबी उमूर, हमारे पीर नूरुल हक कादरी साहब, मैं, हमारे बाकी जो सूबाई वज़रा हैं औकाफ के, वो उलमा के साथ, मजहबी जमातों के साथ राब्ते में हैं। बात करते हैं सिंध हाई कोर्ट की, तो सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 1 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में 10 लाख कोरोना वैक्सीन दरामद करने के केस की समाअत हुई। निजी कंपनी के वकील ने अदालत से कहा कि कोरोना वैक्सीन कंसाइनमेंट रिलीज करने की हिदायत दी जाए। धोखा देकर वैक्सीन मंगवा ली, अब फरोख्त करने नहीं दे रहे। अदालत ने ड्रैब के वकील से इस्तफसार किया कि अगर कीमत मुकर्रर नहीं की तो फिर वैक्सीन दरामद कैसे हो गई। बताएं हुकूमत ने वैक्सीन की कीमत क्यों मुकर्रर नहीं की। दुनिया में वैक्सीन लग रही है, आप कहाँ रह रहे हैं। कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, ना वैक्सीन आने दे रहे हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 1 हफ्ते में कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना का जोर तोड़ने के लिए तजवीज़ दे दी। कहते हैं अभी तो नमक के बराबर भी वैक्सीन नहीं लगी, हम वैक्सीन लगवा ना सके ना ही मंगवा सके। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था, स्मार्ट या माइक्रो लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला। आज से 2 साल पहले एक बार मुझे नैब ने बुलाया था और एक क्वेश्चनर दिया था
उस क्वेश्चनर का मैंने जवाब दिया। उसके बाद 2 साल तक तकरीबन मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना, और फिर मुझे टेलीविज़न से पता चला कि जी ये रेफरेंस फाइल हुआ है, और टेलीविज़न से ही पता चला कि 31 तारीख को हमें समन किया गया मुझे, और मैं उस सिलसिले में कोर्ट के सामने हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ आपको, और तो मुझे अभी नहीं पता, रेफरेंस का कागजात मिले नहीं है कि उसमें क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन थोड़ी सी अफसोस इसमें ज़रूर है कि ये उस केस में मुझे बुलाया गया है जहाँ पे 100 मेगावाट का एक कामयाब पावर प्लांट लगाया गया है। वो 100 मेगावाट कराची को बिजली सप्लाई कर रहा है। 2018 के शुरू में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, जिस दिन से ये प्लांट कंप्लीट हुआ है, तकरीबन 100% पावर जनरेट कर रहा है, और 100% यानी पूरा की पूरा के इलेक्ट्रिक उसे डिस्पैच कर रहा है, इसलिए कि इसकी कीमत इतनी कम है पावर की। जो हमने ये पावर प्लांट लगाया है एक प्राइवेट कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कि इलेक्ट्रिक अपने जो पावर प्लांट्स हैं उससे पहले इन्हें डिस्पैच करते हैं, इसलिए उनको ये सस्ता पड़ता है। इस पावर प्लांट की वजह से कराची में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग कम हुई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लगवाने वाले बुजुर्ग शहरी 1 अप्रैल को दोबारा वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले बुजुर्ग शहरी पहली डोज लगवाने वाले वैक्सीनेशन सेंटर पर तशरीफ लेकर जाएं। इतवार को भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। पहली डोज लगवाने वाले बुजुर्ग शहरियों को दूसरी डोज 21 दिन बाद लगेगी। चीन से वैक्सीन की 10 लाख डोजेज जल्द पाकिस्तान पहुंच रही हैं। पंजाब भर में रोजाना तकरीबन 20,000 के करीब बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। 50 साल से उम्र से जायद अफराद के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। उधर लाहौर में बगैर मास्क सड़कों पर निकलने वाले सैकड़ों अफराद के चालान काट दिए गए। हजारों रुपए जुर्माना कर दिया गया। लाहौर में 24 घंटों में मास्क न पहनने पर 315 मुकदमा, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 312 मुकदमा दर्ज किए गए। सिटी डिवीजन में बगैर मास्क 50, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 85 मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO के मुताबिक शहरियों के तहफ्फुज़ के पेश नज़र हुकूमती गाइडलाइंस पर मनो-इन अमल दरामद करवाया जाए। नाजरीन, कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गई हैं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 78 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,434 हो गई हैं। मजीद 4,757 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,68,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,03,000 सेहतयाब, जबकि 50,400 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,365, सिंध में 4,497, खैबर पख्तूनख्वा में 2,342, बलोचिस्तान में 260, गिलगित बिल्तिस्तान में 103, आजाद कश्मीर में 352 और इस्लामाबाद में 568 अमवात हो चुकी हैं। चौबीस घंटों में 4,757 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,20,392, सिंध में 2,65,433, खैबर पख्तूनख्वा में 87,055, बलूचिस्तान में 19,557, गिलगित बिल्तिस्तान में 5,024, आजाद कश्मीर में 12,663 और इस्लामाबाद में 57,833 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,16,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,88,00,000 तक जा पहुंची। 10,40,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं।
मौजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,65,000, ब्राजील में 3,18,000, भारत में 1,62,600, मेक्सिको में 2,02,633, रूस में 98,442, फ्रांस में 95,337, बरतानिया में 1,26,670 और सऊदी अरब में 6,663 अमवात हो चुकी हैं। नाजरीन, तुर्की में तैयार करदा वैक्सीन की फ्राहमी पूरी इंसानियत तक यकीनी बनाई जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा, वैक्सीन की फ्राहमी का अमल मसाइब का शिकार है। तकरीबन 100 ममालिक में अब तक वैक्सीन की एक खुराक भी नहीं पहुंच सकी है। इन ख्यालात का इजहार तुर्की सदर रजब तैयब अर्दवान ने अक़वाम मुत्तहिदा की वबाई मर्ज के बाद तरक्की के लिए मालियाती ताउन के हवाले से कॉन्फ्रेंस के लिए जारी करदा वीडियो पैगाम में कहा, कहते हैं कोरोना वैक्सीन मुहिम सूरत इख्तियार कर चुकी है। ये बात वाज़ेह है कि वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए बगैर वबा पर काबू पाना और इक्तसादी बहाली का अमल शुरू होना मुमकिन नहीं है। ऐसे ममालिक जो अपने शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए मतलूबा मिकदार हासिल कर चुके हैं, उन्हें ज़ायद वैक्सीन ज़रूरत मंद ममालिक को देनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा से मुज़ाकरात का पहला एजेंडा 2 दिन बाद ही तोड़ दिया। वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करने वाले असातिज़ा को ट्रांसफ़र कर दिया गया। असातिज़ा का कहना है कि हमें एहतजाज की सज़ा दी जा रही है, अगर नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो दोबारा धरना देंगे। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं अली तारिक से। अली तारिक, बताइएगा क्या मुतालबात हैं इनके? मुज़ाकरात किए गए थे पंजाब हुकूमत के साथ, जिसमें फजूलता शिकमान और राजा बशारत ने मुज़ाकरात किए थे। और मुज़ाकरात में जो पहला एजेंडा है वो यही था कि उस्तादा की जो है ट्रांसफर जो है वो नहीं हुआ करेगी। लेकिन आज ही नोटिफिकेशन जो है जारी हो गया है। लिया के जो 2 टीचर्स हैं उनकी ट्रांसफर कर दी गई है और ये वही 2 लोग हैं जो कि जिन्होंने धरना करवाया था। तो उस्तादा की जानब से ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने धरना दिया, विजाज किया, उसका ये हमें जो है नतीजा ये मिला है कि हमारी ट्रांसफर कर दी गई है, हमारे मुतालबा जो है वो नहीं माने गए। जबकि उनके यहाँ से ये कह के उनके धरना खत्म करवाया गया था कि आपके ईद से पहले जो है वो मुज़ाकरात मान लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको बल्कि ट्रांसफर जो है इनकी वो करवा दी गई है। जो लिया के उस्ताद हैं जो कि धरना करवा रहे थे। उसके साथ आपको ये भी बताऊँ कि उस्ताद का कहना है कि अगर ये इस तरह ही करते रही पंजाब हुकूमत, तो हम दोबारा जो है वज़ीर हाउस के बाहर भी धरना देंगे और बनी डाला जाके वज़ीर आज़म के घर के बाहर भी धरना देंगे। तो हमारे जो मुतालबात है वो माने गए, इस तरह में काम ना किया जाए। जी, मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया है कि मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज किया जाएगा। अली तारिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जायदाद फरोख्त को गैर कानूनी करार देते हुए इमलाक की अराजी के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी फरोख्त के हवाले से मुकदमे की समाअत की। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने अदालत को बताया कि माजी में गैर कानूनी काम ज्यादा होने पर दफातर को आग लगा दी जाती थी। 39,000 अमलाक में से तमाम का रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं, पूरा महकमा ही सियासी भर्तियों से भरा पड़ा है। रिकॉर्ड गायब और सियासी भर्तियों के इंकशाफ पर चीफ जस्टिस ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक से कहा कि अदालत के साथ खेल न खेलें, सब कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा है, आपको यहीं से जेल भेज देंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सियासी तौर पर भर्ती अफराद को निकालते क्यों नहीं? अदालती हुक्म के बावजूद जमीनें लीज पर दी जा रही हैं। तमाम जमीनें तो फरोख्त हो चुकी, महकमा बंद ही कर देते हैं। क्या इतना बड़ा महकमा सिर्फ किराया इकट्ठा करने के लिए है? तमाम अबादत गाहें मुतल्लिका मज़ाहिब को भिजवाते हुए इदारा खत्म कर देते हैं। अदालत ने ऑडिटर जनरल से 3 माह में इमलाक की फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हम 10 अरब दरख्त लगाने के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान कार्बन का 1% से भी कम अखराज करता है। हुकूमत ने 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया है।
वजीर आज़म इमरान खान ने अपने एक मजमून में लिखा कि आलमी सतह पर तब्दील होने वाली आबो हवा में पाकिस्तान का हिस्सा ज़्यादा नहीं। पाकिस्तान आलमी कार्बन के अखराज का 1% से भी कम अखराज करता है। हम अपनी बढ़ती हुई मईशत को सबस कम कार्बन वाला साफ माहौल बनाकर आलमी हल का हिस्सा बनना चाहते हैं। मेरी हुकूमत का हदफ है कि 2030 तक 60% हमारी तवानाई कार्बन फ्री हो जाए। इमरान खान ने लिखा कि कार्बन जज़ब करने वाले 1 लाख हेक्टेयर जंगलात की बहाली का हमारा हदफ है। ग्रीन प्रोग्राम में 2023 तक महफूज इलाकों की कवरेज को 15% अराजी और 10% समंदरी रकबे तक बढ़ाया जाएगा। कोविड-19 वबा के दौरान हमने 7300 मुरब्बा किलोमीटर अराजी पर मुहित 15 नए कौमी पार्क्स का ऐलान किया। हमारी 30% ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक जराए पर मुंतकिल हो गई। 2030 तक हम एनर्जी मिक्स का 60% कार्बन से पाक बनाएंगे। अब बात करेंगे IMF की। तो IMF ने पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए 50 करोड़ डॉलर जारी कर दिए हैं। खतीर रकम पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए मिली है। पाकिस्तान ने IMF से 6 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम लिया हुआ है। पाकिस्तान को IMF से अब तक 1 अरब 95 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट के जरिए तीसरी किस्त मिलने की तस्दीक भी की है। लाहौर के मकीनों के लिए खुशखबरी। माह रमजान में सहर और इफ्तार के औकात में बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। लेस्को रीजन में सहर इफ्तार और तरावी के दौरान तमाम घरेलू सार्फिन को बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। रमजानुल मुबारक के दौरान सनतों को भी बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी। लेस्को के मुताबिक लेस्को को कतन बिजली के शॉर्टफॉल का सामना नहीं होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन पर केसेस को झूठा करार दे दिया। कहते हैं हुकूमती ईमा पर नैब का यकतरफा इंतकाम जारी है। नैब के अफसरान खुद को मजबूर कहते हैं। पूरा का पूरा स्टेट बैंक IMF को दे दिया गया है। हफीज शेख के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नैब का यकतरफा इंतकाम जो है वो जारी है और नैब का अदारा जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एक अदारे से हट के जो है इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा बन चुका है और उसे और कोई काम नहीं है मासवाए इसके कि हुकूमत के मुखालफ अपोजिशन के लोगों को जो है वो विक्टिमाइज करे, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए, उनके खिलाफ इंक्वायरीज बनाए और जब साल हा साल उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसके बावजूद जो है वो मेरिट पे फैसला करने की बजाय जो है वो इंतकाम पे और हुकूमती इमा के ऊपर फैसला करते हैं। और नैब के नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।